अच्छा भाई, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर अल्फा बीटा और गामा रेज यानी कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। अब हम तीनों रेज को एक साथ देखते हुए चलेंगे। समझ रहे हैं भाई? तो सर, जी बेटा बोलो। ये पहला टॉपिक है ना जो आप पढ़ा रहे हैं? पहला टॉपिक है, आप कराना मतलब समझा नहीं मैं। आज का? हाँ जी, आज हाँ की हाँ हाँ, क्लास का। बिल्कुल आज का ये पहला ही टॉपिक है मेरे बेटे। तो तीनों रेज हैं, अल्फा बीटा और गामा रेज। इन तीनों रेज का सबसे पहले हम ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा मैं डिफाइन करूं दोबारा से कि ये तीनों रेज पाई कहाँ जाती हैं। ये तीनों रेज हमारे पास मौजूद होती हैं एटम के अंदर। बेसिकली दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। बेसिकली जब ये रेडिएशन के थ्रू किसी एटम में से इमिट होते हैं तो इन रेज को नाम दे दिया जाता है रेडियो एक्टिव रेस का। और इन रेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो अब हम तीनों की प्रॉपर्टीज को एक साथ जज करते हुए चलेंगे कि अल्फा रेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं और बीटा रेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं और साथ साथ गामा रेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इनके चार्ज की। एक मिनट। हाँ भाई, तो सबसे पहले अगर मैं इनके चार्ज की बात करूं तो अल्फा रेस का चार्ज क्या होता है? कैसे पार्टिकल होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। बीटा रेस का क्या चार्ज होता है भाई? बता दो। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। और गामा रेज में क्या होता है? नो चार्ज। बात समझ रहे हैं? अल्फा बीटा गामा रेस को तीनों को हम एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज को हम एक साथ जज कर रहे हैं। तो अल्फा बीटा और गामा रेस की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ गई अल्फा जिसका पॉजिटिव चार्ज था, बीटा आ गई जिसका नेगेटिव चार्ज था और गामा आ गई जिसका कोई चार्ज नहीं था। अब बात करते हैं मास की। मास ऑफ अल्फा बराबर होता है एटम ऑफ हीलियम के। किसके बराबर होता है? एटम ऑफ हीलियम के। या इसे ऐसे कर लो, आसान कर लेते हैं, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसके एग्जैक्टली बराबर आ जाता है अल्फा का मास। बीटा की बात करूं, मास ऑफ बीटा बराबर होता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के। बीटा का मास किसके बराबर आएगा? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर आ जाएगा। ये चैट पे अनस, हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलो आगे बात करते हैं, मास ऑफ गामा पार्टिकल्स पे बात कर लेते हैं। मास ऑफ गामा होता है नो फिजिकल मास। अल्फा पार्टिकल्स का जो मास होता है वो बराबर होता है हीलियम न्यूक्लियाई के। इसकी बात की क्लैरिफिकेशन हमने कल भी देखी थी कि जब जेम्स चैडविक ने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस किया था और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस के थ्रू उन्होंने बेरिलियम को कार्बन में कन्वर्ट किया था तो हीलियम हमने लिखा था वहाँ पे। हीलियम बेसिकली सिंबलाइज करता है किस चीज़ को? अल्फा पार्टिकल को। हीलियम का एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है जिसका मास होता है 4 और एटॉमिक नंबर उसके अंदर होता है 2, तो उसके बराबर होता है मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई 4 होता है जो बराबर होता है अल्फा पार्टिकल के। मतलब हीलियम का एक एटम का न्यूक्लियस ले लीजिए और अल्फा पार्टिकल ले लीजिए, दोनों बराबर हैं। मास ऑफ बीटा पार्टिकल बात करूं तो मास ऑफ बीटा पार्टिकल होता है बिल्कुल एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के बराबर, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका मास होता है। बात यहां तक समझ में आती है सबको? यस सर।
मास ऑफ गामा पार्टिकल्स की बात करते हैं तो मास ऑफ गामा पार्टिकल्स क्या होता है? नो फिजिकल मास। बेसिकली इसका कोई मास ही कंसिडर नहीं किया जा सकता कि फिजिकल अपीयरेंस में जैसे कि अल्फा और बीटा के मासेस हैं, इनका कोई मास नहीं होता। बात समझ में आती है? यस सर। सही। आओ तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। कह रहे हैं पेनेट्रेट नॉट मोर देन 0.01 mm ऑफ मेटल। मेटल की अगर कोई शीट ले ली जाए और उसका अगर थिकनेस 0.01 mm से ज़्यादा हो तो उसमें से ये ज़्यादा इसमें से पेनेट्रेट नहीं कर पाएंगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। इसमें बीटा पार्टिकल्स में कह रहे हैं penetrate about the 3 millimeter thick aluminum Nurullah. Penetration of beta is equals to alpha into 100। मतलब क्या हुआ? पेनिट्रेशन ऑफ बीटा यानी कि बीटा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा पार्टिकल्स के 100 टाइम्स ज्यादा है। अल्फा पार्टिकल्स से 100 टाइम्स ज्यादा पावर है बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन की। बात समझ रहे हैं? अब गामा की पेनिट्रेशन, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर गामा पार्टिकल्स की है, गामा रेज की। तो कह रहे हैं पेनिट्रेशन ऑफ गामा बराबर होता है बीटा इंटू 100। बीटा इंटू 100 यानी कि बीटा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर थी उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 टाइम्स बढ़ा दो तो वो बनेगी पेनिट्रेशन ऑफ गामा। अब पेनिट्रेशन ऑफ गामा रुकती किससे है? स्टॉप्ड बाय लेड। हमने कल देखा था कि रदरफोर्ड ने जब सेपरेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव रेस किया था तो उन्होंने कौन सा बॉक्स इस्तेमाल किया था? लेड बॉक्स यूज किया था। कौन सा बॉक्स यूज किया था बेटे? लेड बॉक्स यूज किया था उन्होंने। बात समझ रहे हैं? तो क्योंकि गामा पार्टिकल्स, भाई अल्फा तो उसमें से पास हो ही नहीं सकती पहली बात, बीटा भी उसमें से पास नहीं हो सकती, गामा भी एक ऐसी है हाई पेनेट्रेटिंग पावर होने के बावजूद भी लेड के अंदर से पास आउट ये नहीं हो पाती। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस लेड। सर। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ, बोलिए। जी सर। आयोनाइजेशन of alpha equals to बीटा मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि आयोनाइजेशन, यानी कि अगर इन पार्टिकल्स को किसी गैस में से पास किया जाए, गैसियस एटम्स या मॉलिक्यूल्स में से पास किया जाए, तो इनकी जो आयोनाइजेशन बनती है, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स को जो आयोनाइज करेंगे उनको आइंस में कन्वर्ट कर देंगे। एक नॉर्मल एटम या नॉर्मल मॉलिक्यूल था, उसे गैस में, गैस के उस नॉर्मल एटम या मॉलिक्यूल को जब आयोनाइज करने की कोशिश करेंगे तो इनकी कुव्वत, इनकी जो सलाहियत है वो बीटा पार्टिकल से 100 टाइम्स बेटर है। यानी कि सबसे बेस्ट आयनाइजेशन पावर इनके पास है। अगर सर मैं आपकी बात, वॉइस चेक कर रही है। मैं, अब आवाज आ रही है बेटा सही? सर आपकी आवाज बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। अभी 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 और सर बिल्कुल सही बोर्ड है। भी ब्लर है। बोर्ड भी ब्लर है, एक मिनट रुको। आज असल में पूरा जो ट्राइपॉड का सारा मामला है ये बड़ा आगे पीछे हुआ है ना, तो
इस वजह से पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा मामला हो रहा हो। अभी कुछ बेहतरी है? बता दो भाई। जी सर ठीक है। सर पहले से बेहतर है। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे आयोनाइजेशन एबिलिटी की। तो आयोनाइजेशन तो ये तीनों करेंगे, बात समझ रहे हैं आप मेरी? आयोनाइजेशन तो रेड बटन यूज कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। क्या चीज अभी सही है? सर रेड बटन यूज कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा। ब्लैक मार्कर यूज करूं? चलो ब्लैक यूज कर लेते हैं। कहा जा रहा है भाई कि इनकी जो आयोनाइजेशन एबिलिटी है वो बेसिकली तीनों में है। तीनों जब गैसेस में से पास होंगे आयोनाइज करेंगे, थोड़ा बहुत जरूर करेंगे लेकिन करेंगे। अब अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे आयोनाइजेशन एबिलिटी किसकी, बीटा की, आयोनाइजेशन ऑफ बीटा, तो वो बराबर होता है 1/100 इंटू अल्फा। अभी मैंने बताया ना कि 100 बीटा इंटू 100 क्या होगा, आयनाइजेशन ऑफ अल्फा। तो आयनाइजेशन ऑफ बीटा को आप कैसे डिफाइन करेंगे? दैट आयनाइजेशन बीटा रेज आल्सो आयोनाइजेस, बीटा रेज also ionizes the gas atoms and molecules, but their ionization ability is 1/100 into the alpha particles. बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। और गामा रेस कैसे होंगे? वीक आयोनाइजर्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, इंतहाई दर्जे पे वीक आयोनाइजेशन का प्रोसेस होगा इनके अंदर। बात यहां तक आपकी मेरी समझ में आती है? यस सर। अच्छा चलो आ जाते हैं, बात करते हैं वेलोसिटी पे। सर जी बेटे। सर रदरफोर्ड ने वो लेड बॉक्स यूज किया था तो उसमें से तो पेनिट्रेट हो गई थी गैमस। मैंने आपको, अगर कल की क्लास याद हो तो, लेड बॉक्स कुछ इस तरीके से था, ऐसी है। यस सर। कुछ इस तरीके से था, यानी कि सिर्फ एक छोटा सा पाथवे बीच में से छोड़ा गया था उसके अंदर। एक पाथवे जो है वो उसके अंदर बीच में छोड़ दिया गया था ताकि यहाँ से ही रेज बाहर निकलें, इसके अलावा कहीं और से रेज बाहर ना निकले। बात समझ रहे हैं? तो लेड बॉक्स में से ओके पेनेट्रेट सर। नहीं की थी, आपने एक पाथवे दिया था उसे। कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अल्फा बराबर होती है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के। स्पीड ऑफ लाइट के 1/10 होती है इसकी स्पीड। बात समझ में आती है? अगर यस हम सर। अगर हम बात करें इसमें बीटा के लिए, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बीटा बराबर होता है 9/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के। बात समझ रहे हैं आप मेरी? और अगर मैं बात करूं स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द गामा पार्टिकल्स, तो गामा पार्टिकल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली बराबर होती है ये स्पीड ऑफ लाइट के। समझ रहे हैं भाई? तो आसान अल्फाज में इस वक्त मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस भी लिखवा दिए तीनों के आपस में, और सीधी सीधी बात है कि मैंने तीनों की प्रॉपर्टीज के कंपैरिजंस भी बता दिए, तीनों के आपको पॉइंट्स भी बता दिए। बात समझ में आती है सबको? जी सर। चलो आओ जरा थोड़ा सा इसको स्टार्टअप से एक बार देख लें, फिर बोर्ड रब करना पड़ेगा हमें। हमने कहा अल्फा रेज का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। बीटा रेज का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। वो देखो चार्ज में मैंने ई नहीं लगाया।
और गामा रेज का क्या होता है, नो चार्ज होता है। बात समझ गए? ये सबका पहला पहला पॉइंट हो गया। अल्फा रेज कंटेन्स द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, बीटा रेज कंटेन्स द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, गामा रेज कंटेन्स द न्यूट्रल पार्टिकल्स। अच्छा, मास ऑफ अल्फा की बात करें तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर होता है मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। ये ही नहीं लिखा हुआ, ये इंग्लिश वाला ही नहीं है, ये बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई लिखा हुआ। हीलियम एक गैस है, नोबेल गैसेस में पहली गैस होती है, ऐसी है, सबको पता है ये बात। यस सर। तो ये उसका जो न्यूक्लियस होता है, जिसका होता है आपके पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और उसके अंदर आपके पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, मास नंबर बेसिकली 4 बन रहा होता है, उसके बराबर है। मास ऑफ बीटा पार्टिकल की बात करूं तो ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के बराबर मास है। जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है उतना ही मास होता है बीटा पार्टिकल्स का। अगर मैं बात करूं गामा रेस के अंदर मौजूद गामा पार्टिकल्स की, तो उनके मास की बात करूं तो इनका कोई पर्टिकुलर मास ही नहीं होता। बेसिकली दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनका चार्ज भी नहीं होता, और देखा जाए उसूली तौर पे तो इनका कोई मास भी नहीं होता। बात समझ में आती है? यस सर। कोई सवाल? कोई सवाल? नो सर। फिर बात कर रहे हैं पेनेट्रेशन की। तो पेनेट्रेट यानी कि ट्रैवल कर जाना, पास हो जाना, उसमें से गुजर जाना। तो कहा गया पेनेट्रेटिंग एबिलिटी जो अल्फा रेज की है वो क्या है, नॉट मोर देन 0.01 mm ऑफ मेटल, यानी कि इंसान की खाल में से भी बमुश्किल पास होने वाली एबिलिटी है इसकी, लेकिन हार्म तो देती है फिर भी ये। 0.01 mm ऑफ मेटल, मेटल की एक थिक शीट हो उसके अंदर से पास हो जाएगी ये, इतनी, इससे ज्यादा अगर मोटी होगी शीट तो पास नहीं होगी। पेनेट्रेटिंग एबिलिटी अबाउट द पेनेट्रेट कर पाते हैं ये अबाउट 3 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल मतलब एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में से 3 मिलीमीटर की अगर शीट है तो उसमें से पेनेट्रेट कर पाएंगे। बेसिकली द एबिलिटी ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज 100 टाइम्स मोर देन द अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की जो एबिलिटी है उससे 100 गुना ज्यादा एबिलिटी होती है बीटा पार्टिकल्स की। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। आगे बात को करते हैं तो अल्फा के बाद बीटा के बाद गामा पार्टिकल्स की जो पेनेट्रेटिंग एबिलिटी है वो बीटा से भी 100 टाइम्स ज़्यादा है। बेसिकली ये हर चीज़ में से पास हो जाएंगे, आपकी बॉडी में से, आपके फ्लैश में से, आपके बोन्स में से इजीली पास कर देंगे। आपके पूरे जिस्म के अंदर से आसानी पास कर जाती हैं गामा रेज, जो कि सबब बनती हैं इंसान के न्यूक्लियस, इंसान के डीएनए के कट जाने का। अगर अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। खैर, अगर कहीं पर न्यूक्लियर अटैक होता है तो वहां पर इंसान के मर जाने का सबब सबसे बड़ा यही रेज बनती है। सबसे ज्यादा खतरनाक आपके पास यही रेज होती है जो पेनेट्रेट कर जाती हैं आपकी बॉडी में से। बात समझ रहे हैं मेरी? यहाँ तक बात क्लियर होती है? आगे चले। कहा गया आयोनाइजेशन। यस सर। आयोनाइजेशन मतलब क्या, हमने कल पढ़ा था अल्फा पार्टिकल्स, हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में पढ़ा था कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, उन्होंने गैस के मॉलिक्यूल से टकराए, उसको आयोनाइज कर दिया। क्या कर दिया? उसको आयोनाइज कर दिया। तो मेरा बेटा, आयोनाइज का मतलब होता है चार्ज आइन बन जाना। आयोनाइज का मतलब क्या होता है? चार्ज आइंस का बन जाना। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स गैसेस को आयोनाइज करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स गैसेस को आयोनाइज करते हैं, और अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजेशन को हम कंसिडरेशन में, यानी कि इन अ वैल्यू फॉर्म हम इस तरह कंसिडर करते हैं, ये अच्छे खासे अंदाज में आयोनाइज कर पाते हैं कि बीटा पार्टिकल की जो आयोनाइजेशन होगी ना वो 100 टाइम्स कर लो तो अल्फा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन है, और बीटा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन 1/100 इंटू अल्फा है। बीटा पार्टिकल बहुत लेस आयोनाइजर्स होते हैं, बहुत लेस आयोनाइजर्स। बात समझ रहे हैं आप मेरी? सबसे ज्यादा वीक आयोनाइजर्स कौन होते हैं? गामा पार्टिकल्स, क्योंकि बेसिकली ये पार्टिकल ही नहीं है, इनका गामा रेज कोई बेसिकली पार्टिकल ही नहीं है। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, वेव्स हैं, जो आपकी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से पास हो जाएंगी। कुछ ऐसा पार्टिकल है ही नहीं जो टकरा कर धक्का देके उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे और आयोनाइज करने का सबब बन जाए। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यहां तक बात सबको समझ में आ गई? सर आयनाइजेशन रिपीट कर दें। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में आइंस बन जाना। मिसाल के तौर पे इन रेस को किसी गैस में से पास किया जाए, उस गैस के अंदर पास होते हुए गैस के मॉलिक्यूल से टकराएं, और मॉलिक्यूल से टकराने के बाद उस गैस के अंदर से जब गुजर जाएं तो उसके एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें,
निकाल देने की सूरत में उस गैस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो पॉजिटिव चार्ज जब किसी एटम पे आता है तो हम उसे क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं हम उस एटम को? पॉजिटिव पॉजिटिव आइन कहते हैं आइन। ना, आइन कहते हैं। तो अब ये आइंस बना देंगे, जब आइंस की फॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। किसी भी तरीके से आइंस की अगर फॉर्मेशन हो तो उसे कहा जाता है आयोनाइजेशन। क्या कहा जाता है उसे? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। गामा रेज इंतहाई दर्जे पे वीक आयोनाइजर्स हैं, अल्फा रेज सबसे ज्यादा हाई आयोनाइजर्स हैं, बीटा रेज नॉर्मल मीडियम लेवल पे। वेलोसिटी स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की मैं बात करूं तो 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट का 10वां हिस्सा है। बात समझ रहे हैं? अगर स्पीड ऑफ लाइट के 10 हिस्से कर दिए हैं तो उसमें से एक हिस्सा है ये स्पीड ऑफ लाइट का। बात समझ रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल्स यानी कि स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब आ जाती है, बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब, यानी कि 9/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। बहुत तेज होती हैं अल्फा पार्टिकल से बीटा पार्टिकल्स। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस। और अगर गामा पार्टिकल्स की बात की जाए, गामा रेज की बेसिकली बात की जाए, तो वेलोसिटी ऑफ गामा रेज बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट के। किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ, समझ लो कि आसान अल्फाज में एक यही चीज है जो लाइट के बिल्कुल बराबर आ सकती है नॉर्मली, जो हम कंसिडर कर सकते हैं। बात आप समझते हैं मेरी? यस सर। यस सर। कोई सवाल? नो सर। सही है। चलो अब हम एक टॉपिक की जानिब चलते हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। रब कर दूं ये? सबने कॉपी डाउन कर लिया है? सर स्पीक विद। यस सर। चलो एक लम्हा दो, मैं रब कर देता हूँ। मतलब है क्या चीज बेटा? पेनिट्रेशन। कौन से अल्फा में, बीटा में, गामा में? सर अल्फा। अल्फा में लिखा हुआ है पेनिट्रेट नॉट मोर देन 0.01 m ऑफ मेटल। रुक जाओ, मैंने बिल्कुल तुम लोगों को भेज ही दिया व्हाट्सएप के ऊपर। बिल्कुल मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ ये फाइल, ताकि आप लोग डायरेक्ट वहीं से जो है देख लीजिएगा। अरे भैया, अच्छा। सर हाँ बेटा बोलो। आप बताने वाले थे कि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल क्यों होते हैं। हाँ तो वो आप लोगों ने पढ़ा, आपने पढ़ लिया? कोई पढ़ के आया इस बारे में या नहीं? सर थोड़ी मैथमेटिक्स है। क्या है? थोड़ी सी मैथमेटिक्स? तो मुझे एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भैया, इतनी लंबी तुम कहानी सुना रही हो, मुझे आवाज ही नहीं आ रही। बोलो। हाँ भाई, आवाज आ रही है? यस सर। माजरत, मैं ही चला गया था क्लास से। कोई कुछ कह रहा था, कोई जवाब दे रहा था उस सवाल का। कोई जवाब दे रहा था बेटे, कहाँ चले गए? सर अपोजिट साइड ना आपस में कैंसिल हो जाता है और सिर्फ न्यूट्रल बचता है, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। अपोजिट चार्ज कैंसिल क्या हो जाते हैं, मतलब समझा दो जरा थोड़ा सा तुम, मुझे लग रहा है तुमने पढ़ा है।
बताओ बताओ अपोजिट चार्जेस का क्या कॉन्सेप्ट है। कश्यप तुम जवाब दे रही थी, जल्दी बताओ क्या कह रही थी। बोलो भाई। एटम पे भी न्यूट्रल चार्ज होता है। और सर न्यूट्रॉन हाँ कश्यप। ओ अपना सिमरन तुम कुछ कह रही थी या सुमैया कुछ कह रही थी। पता नहीं आज नेट माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा हुआ है। सर जब किसी एटम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और फिर एटम न्यूट्रल हो अबे जाता यार है, ये किसने बताया तो वो तुम्हें। न्यूट्रॉन बचता है। ये किसने बताया है। गूगल ने। वाह। गूगल ने तुम्हें फिर सही तरीके से पागल बना दिया है। सर वो ना ही नेगेटिव होता है ना ही वो पॉजिटिव होता है, इसलिए वो न्यूट्रल तो होता है। आपने इस बात पे भरोसा कर लिया। और मैं समझाता हूँ कि न्यूट्रॉन होता क्या है। देखो एक न्यूट्रॉन जो है ना, ये बनता है दो चीज़ों से। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को मिलाकर बनता है आपका एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर आपके पास एक चीज़ तैयार होती है जो न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। दोनों चार्जेस बैलेंस होते हैं। इसकी वजह से न्यूट्रॉन पे अपना ज़ाती कोई चार्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने जब न्यूट्रॉन बनाया होगा तो न्यूट्रॉन की प्रोडक्शन में अल्लाह ताला ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को यूज़ किया ताकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो सके। इसीलिए जब हम रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस करते हैं ना, जब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी के सूरत में आपके एटम में से न्यूट्रॉन निकल जाता है। एटम में से क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन रिलीज होने वाले सिचुएशन में क्या होता है, आपके एटम के एटॉमिक मास और मास नंबर पे गहरा इफेक्ट पड़ता है। जब भी किसी एलिमेंट के अंदर रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है तो उस फिनोमेना में आपके पास से एक एटम के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है, जो बेसिकली हम रेज जिन्हें हम कहते हैं कि ये रेज इसमें से सेपरेट आउट हुई हैं, इसमें आ जाता है डिफरेंस। बात समझ रहे हैं आप मेरी। नो सर। नहीं समझ में आई। देखो मैं छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें। हम किसी भी एलिमेंट के अंदर रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है। एक सब्सटेंस है उसमें आर्टिफिशियल या कह लो कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कराते हैं या नॉर्मल जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है उसका प्रोसेस जब हम करते हैं तो उसके निकल जाने, जब रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस होता है तो उस सब्सटेंस के अंदर से एक एटम था, उसमें से अल्फा निकला, बीटा निकला, गामा निकल गया। ये तीन चीजें निकल गई। ये तीन चीजें रिलीज कहाँ से होती हैं, एटम में से या एटम के न्यूक्लियस में से। क्या बताया जाता है हमें, न्यूक्लियस में सर। एटम के न्यूक्लियस में से रिलीज होती हैं। तो अगर मैं एटम के न्यूक्लियस की बात करूं तो एटम के न्यूक्लियस में कौन रहता है बताओ। एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। एटम के न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी। होता क्या है, एटम की जी डिसइंटीग्रेशन सर। में ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन निकल गया स्ट्रेट अवे बाहर, समझ रहे हैं, प्रोटॉन निकल गया स्ट्रेट अवे बाहर। अब जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन बेचारा ब्रेक डाउन होगा। न्यूट्रॉन टूटेगा दो हिस्सों में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। प्रोटॉन रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन। सर हाँ बोलो। सर प्रोटॉन क्यों निकला बाहर? बेटा न्यूक्लियस टूट रहा है ना, आपको मैंने समझाया कि एक ग्लास है, ग्लास में पानी है, ग्लास टूटेगा, पानी कहाँ जाएगा बताओ, कहाँ जाएगा पानी। जमीन पे। पानी बाहर आ जाएगा ना, आसान अल्फाज ज़मीन पे। मैं ग्लास टेबल पे तोड़ा है, पानी ज़मीन पे चले जाएगा, बेवकूफ़ औरत। हमारे पास जो न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब न्यूक्लियस ब्रेक होना शुरू होता है तो प्रोटॉन इजीली बाहर निकल आया, और ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रॉन ब्रेक होगा। अब जब ये न्यूट्रॉन ब्रेक होगा ना, तो न्यूट्रॉन ब्रेक होगा दो पार्ट्स में। न्यूट्रॉन टूटेगा तो क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बनाएगा। ये जब इलेक्ट्रॉन बनाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन इसमें से हो जाएगा रिलीज। इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन टूटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन हो गया रिलीज, फिर प्रोटॉन अंदर बच गया। इसी वजह से मास नंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाता, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद में बहुत ज़्यादा फर्क
नहीं आ पाता रेडियो एक्टिविटी की वजह से। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर, थोड़ा क्लियर हुआ है। थोड़ा क्लियर हुआ है वो इस सेंस। इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा और प्रोटॉन भी निकल जाएगा। तुम इतना याद रखो, ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये बना हुआ है किससे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर। किसको मिला के बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो अल्लाह शेल में ताला होते ने, हैं उसके साथ हम काउंट क्यों नहीं करते इस इलेक्ट्रॉन को जो न्यूट्रॉन के अंदर है? इसमें काउंट इसलिए नहीं करते ना मेरा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर आपने क्या बना लिया है? न्यूट्रॉन। मतलब हमने और आपने नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर एक न्यूट्रॉन तख्लीक किया। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दे दूं कि एक चीज़ जो इस्तेमाल हुई है वो काउंटेबिलिटी में क्यों नहीं आती। मिसाल के तौर पे आपके घर में सुबह तक 5 किलो चावल थे, आपकी वालदा ने 3 किलो चावल की बिरयानी बना ली रात में खाने के लिए। अब आपके वालिद साहब अगर घर आके पूछते हैं कितने चावल हैं घर में, तो अम्मी क्या बताएंगी? 5 किलो या 2 किलो? बताओ। 2 किलो। क्यों बताएंगी भाई? 3 किलो चावल नहीं है, बिरयानी नहीं बनाई क्या? वो 3 किलो काउंट नहीं करेंगे क्या अम्मी? सर वो यूज हो चुका है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है मेरा बेटा? ओके सर, समझ गई। बात समझ गया आपने? और कोई सवाल किसी के पास? अच्छा सा कोई सवाल है? नहीं है? सर वो न्यूट्रॉन इसलिए होता है क्योंकि वो दोनों हाँ, वो इलेक्ट्रॉन और चार्जेस रखते प्रोटॉन हैं। से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है, इसीलिए वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के बनाया जाता है। तो तादाद बराबर है, सिंपल फिनोमेना है, बराबरी होता है। बात समझ में आती है भाई? यस सर। एक अदद आप तमाम लोगों से, जितने लोग हैं क्लास में, उनसे एक रिक्वेस्ट है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी, सर हसन के भी, सर जुल्फ़िकार के भी, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है आज, अभी थोड़ी देर पहले ही इंतकाल हुआ था। तो उनके लिए भाई दुआए मग़फ़िरत कर दीजिएगा। कुछ सूरह अखलास वग़ैरह कुछ बार पढ़ के, सूरह फातिहा, जैसे भी आपको वक्त मिले आप उनके लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह मियाँ जो है वो उनकी आगे की मनाजिल को आसान फरमा दे। सही है भाई, आगे चलें फिर? सर 5 मिनट रह गए हैं। 5 मिनट रह गए हैं, तो 5 मिनट में बात हमारी चल सकती है। हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है किस पे? स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट इज द स्पेक्ट्रम मींस? स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? नाउ इट इज क्लियर। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम बेसिकली कहते हैं बैंड्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। बैंड्स की वजह से आपके पास रेज होती हैं अलग अलग। मैं इसकी डेफिनेशन कोट करूं, लिखिए साथ साथ मेरे। Bands of rays of different wavelengths obtained एक लम्हा दो, इसको कॉपी डाउन करो जरा जल्दी से सर। हो गया सर। हाँ भाई, कॉपी कर लिया? यस सर। आसान अल्फाज कर लेते हैं, बड़े मुश्किल अल्फाज हैं। बैंड्स ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। बहुत मुश्किल सी बात है कि डिकम्पोजिशन ऑफ रेडिएशन
की सूरत में जो अलग अलग रेज निकलेंगी विद द डिफरेंट वेवलेंथ्स, उनकी वजह से जो चीज जनरेट होती है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। मैं आसान कर देता हूँ, शेड, जो शेड होता है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं उसे? स्पेक्ट्रम। आप देख रहे हैं शेड बन गया, ये ओवल शेप के अंदर शेड बनता जा रहा है, लगातार आपके पास जो है वो ये शेड्स बनते जा रहे हैं, तो ये कहलाएंगे स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएंगे ये? स्पेक्ट्रम। आप देख रहे हैं कोई डेफिनेट आपको लाइन, आप उसको हाईलाइट नहीं कर पाएंगे, आप जो है वो कोई डेफिनेट बात नहीं कर पाएंगे कि भाई ये एक, लेकिन हर लाइन दूसरी लाइन से ज़रा मुख्तलिफ सी नज़र आएगी। आप ये नहीं पकड़ पाएंगे कि ये शुरू कहाँ से हुआ, ये ख़त्म कहाँ हो रहा है, लेकिन आप ये कहेंगे कि हाँ हर एक लाइन दूसरी लाइन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हर जो रेज आ रही हैं उनकी सबकी वेवलेंथ कैसी हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा है, उन सबकी वेवलेंथ एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा है। बात यहाँ तक समझ में आती है? यस सर। सही है। तो उन तमाम की वेवलेंथ एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा है। एक स्टडी होती है कंप्लीटली, उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या कहा जाता है उसे? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। उसके अंदर हम स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करते हैं कि एलिमेंट्स स्पेक्ट्रम्स किस तरह से जनरेट करते हैं। मैं एक काम ये कह रहा हूँ कि हम मीटिंग रीज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसके आगे लिखवाता हूँ। सही है? ओके सर। जल्दी से रीज्वाइन कर लो।